111 110। अब्दुल मन्नान और मुजरिम कौन की पूरी टीम की तरफ से आप पर सलामती हो। नाजरीन, इस वक्त मुजरिम कौन की टीम फैसलाबाद के इलाका मंसूराबाद में मौजूद है, जहां हम एक ऐसे ख़ानदान की आवाज़ बनने आए हैं जिनकी बेटी 6 माह कबल ब्याही गई थी, लेकिन उसके बाद उसकी लाश वापस आई और लाश की सूरत में जब वो घर वापस आई तो कोहराम मच गया। और घर वालों का मानना ये है कि ससुराल वालों ने उनकी बेटी को गला दबाकर कत्ल किया है। अब देखना ये है कि इस तमाम स्टोरी के पीछे हक़ाइक़ क्या है, पस मंज़र क्या है, और क्या अब तक जो पंजाब पुलिस ने तफ्तीश की है क्या वो वाकई दुरुस्त अंदाज में चल रही है या नहीं। और अब आगे चल के ये भी देखना है कि इस पूरी तफ्तीश के नतीजे में क्या जो मुल्ज़िमान है वो पकड़े गए हैं या नहीं, और अगर पकड़े गए हैं तो उन्हें छोड़ तो नहीं दिया गया, और जो तफ्तीश है वो दुरुस्त समत में चल रही है या नहीं। इस आज के इस प्रोग्राम में हम इस वाक़े से मुतल्लिक़ तमाम हक़ाइक़ जानेंगे। प्रोग्राम मुजरिम कौन। नाज़रीन, इस वक्त हम फैसलाबाद के इलाका मंसूराबाद में मौजूद हैं, और जैसा कि हमने शुरू में आपको बताया है कि ये एक कत्ल की दास्तान है जिसके बारे में आज हम उनके लवाहिकीन से बात करने आए हैं। मेरे हाथ में एक FIR है और इसके अलावा मेडिकल हैं, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है, और उसमें जो कुछ भी बताया गया है वो भी आपके साथ इस प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे कि हक़ाइक़ क्या हैं और ये वाक़या किस तरह से पेश आया है। बशीर अहमद साहब की मुद्दत में ये FIR काटी गई है और इनकी बेटी को कत्ल किया गया है। मुबैना तौर पे इनका मानना ये है कि इनके ससुराल वालों ने इनकी बेटी को कत्ल किया है, और इसमें वाक़या किस तरह से पेश आया ये भी इनसे जानने की कोशिश करेंगे। इनकी बेटी को कितना अरसा हो गया है शादी हुए ये भी, और उसके बाद पुलिस ने इनके साथ कितना ताउन किया है, या मेडिकल रिपोर्ट से लेके पोस्टमार्टम तक, और वो तमाम तरह हक़ाइक़ जो अपने नाज़रीन के सामने आने चाहिए वो हम आपको इस प्रोग्राम में बताएंगे। और हमारा मकसद प्रोग्राम का ये होता है कि हम इस इशू को हाईलाइट करें ताकि इनकी मदद हो सके हर पैमाने पर, यानी कि कानून नाफिज करने वाले इदारे इस पर गौर फरमा सकें और फिर देख सकें कि क्या मुल्ज़िमान को सही अंदाज में तफ्तीश उन पर होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, और अगर होनी चाहिए तो उनमें कौन से ऐसे मुल्ज़िमान हैं जिनकी निशानदही पर उनको पकड़ा जाना चाहिए। बशीर अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बशीर साहब, ये बताइएगा कितने अरसा से आप यहाँ पे रह रहे हैं? 6 माह असी बचपन मेरी पैदाइश ही इतों दी है। इसी मकान इसी मकान की। इसी मकान जी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपके बच्चे कितने हैं टोटल? मेरी 3 बेटियां 5 बेटे हैं। और ये जिस बेटी का इस FIR में जिक्र है इसका कौन सा नंबर था? ये इनका है 5वें नंबर पे। ठीक है, यानी कि बाकी बड़े हैं? नहीं, बाकी हाँ बेटे बड़े, एक बेटी बड़ी है, 2 बेटियां बड़ी हैं। और वो भी मैरिड हैं? 2 बेटे छोटे हैं। ठीक है, वो भी शादीशुदा? नहीं, एक बेटी शादीशुदा, एक नहीं है। एक शादीशुदा एक नहीं? शादीशुदा। और बेटे? बेटा कोई नहीं शादीशुदा। बेटा भी कोई नहीं शादीशुदा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कितना अरसा हो गया था इसकी शादी को? 6 महीने हुए थे। 6 महीने हुए थे? 6 महीने। और ये रिश्तेदारों में थे या? ये मेरे सके मामे की बेटी थी। नहीं, जिनकी तरफ आपने की है, यानी कि आपके सके मामू की बेटी के बेटे की तरफ? जी। ठीक है। अच्छा, और उससे पहले फिर आपका आना जाना भी होगा? उसके पहले नहीं, इतना नहीं, काम ही आना जाना था, बहुत ज़्यादा नहीं था। तो फिर ये रिश्ते की इन्वॉल्वमेंट और रिश्ते मामा मेरा एक दरवेश आदमी सी, उन्हें बाजी ने उदे आन के सवाल किया कि मैंने उन्होंने भेजा, मैं आप नहीं आई। उसी क्या कि चलो साड़ी माँ का भरा है, ਅਸੀਂ ਨਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ, ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਬਾਜੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸਾਈਆਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ। उस तो बाद सानू जिस दिन बेटी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपका ज़्यादा मेल जोल नहीं था उनके साथ, लेकिन ख़ानदान में इतना तो पता चल जाता है ना कि बंदे कैसे हैं, कौन के रहने का अंदाज़ कैसा है। नहीं, वो घर में लड़ाई झगड़ा होता है या नहीं होता? नहीं, सानू किसी किस्म का इल्म नहीं है। तो आपको लगता नहीं कि ये पूछ लेना चाहिए था, इर्द गिर्द से रिलेटिव से पूछ लेना चाहिए था? बेशक किसी के रेफरेंस के साथ ही उनका रिश्ता आया था, इतना तो पता चलता कि उनके ख़ानदान में किस तरह से बर्ताव किया जाता है। ये नहीं पूछा? नहीं, हमने किसी से नहीं पूछा। हमारे छोटे भाई के साथ इधर आती थी, इधर नूरशाह वली उनका दरबार है, उधर आती जाती थी। हर साल च 3 चक्कर लगाती, शबरात ते वड्डी ते छोटी ते। मैं दरबार ते जाईदा, उत्थे दुआ सलाम, उत्थे हाल चाल पुछीदे। कदी कदी भाई वाल आ जाती थी छोटे वाल, साढ़े नाल नहीं सी, साढ़े नाल सलाम अलैकुम। नहीं, पहले नहीं आई। ठीक है। और जो बच्चे का उधर जो लड़का है उसका जो बाप है
बाप नहीं है, फोत फौत हो गया वो। जी। अच्छा, लड़का करता क्या था? वो कढ़ाई का काम करता था, सिनेमेस्तार। और उसके जो बाकी भाई वगैरह वो क्या करते हैं? वो कोई हौजरी का करता है, कोई ठीक। बर्तना का करता है। ठीक है। 6 तो भाई, 5 भाई के 6 भाई। फाइनेंशियली कैसे थे, मतलब मुआशी लिहाज से कैसे थे? खाना पीना उनका पैसे वाले थे या बस नॉर्मल? मैं नॉर्मल ही थी, हमारे वर्ग थी। जैसे यहाँ पे जी, हैं तो जी। एक जैसे? हाँ जी, एक जैसे। ठीक है। अच्छा, शादी के बाद से आप ये इस एफआईआर में लिखते हैं कि शादी के बाद से ही उनका रवैया जो था वो ठीक नहीं था। शादी के बाद ही हल्की फुल्की चल पोती रहती थी। उसकी मैं- वजूहत क्या थी? वही घरेलू जो नहीं, थी? घरेलू जो होती है। अच्छा। और मुझे बेटी ने मुझे कभी नहीं बताया। मैंने कितनी दफ़ा पूछा कि पुत्र दस कोई टेंशन कोई परेशानी? उन्हें कहा नहीं पापा जी तुम मेरी टेंशन न लवो। फुफ्फो मेरे जो कह भी लेगी ना, साढ़े जो जियां का बहुत इतफाक है। फुफ्फो जो कह भी लेगी मैं दरगुजर करांगी, कोई ऐसा मसला नहीं। 15 दिन पहले भतीजे मेरी शादी सी हो के गए ने, तो दोवें जी आए ने। शादी तो पहले उसकी माँ कह रही थी, भैन मेरी कह रही कि मेरे बेटे ने नहीं होना, अपनी धी लै जाओ, तेन लै भी जाओ तो छड्ड भी जाओ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਿਆਰ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਬੱਚੀ ਨੇ ਫੇਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਪਾਪਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਫੁੱਫੋ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪੇ ਆ ਜਾਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ। ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਾ ਜੇ ਪਾਪਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਕਸਮ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਫੋ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਫੁੱਫੋ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਜੀ ਆਏ ਰਾਜੀ ਰਾਜੀ। 15 दिन पहले शादी तो हो के गए ने। नहीं, जब शादी पे आए हैं जी। तो उस वक्त उसने बताया नहीं कि नहीं, कोई कुछ लड़ाई नहीं झगड़े जो कोई होते हैं? कुछ नहीं, बच्ची ने कुछ नहीं बताया? दसिया। अच्छा, बच्ची आपको ने कुछ नहीं पता? नहीं, मुझे कुछ नहीं बताया। ठीक है। फिर उसके बाद 15 दिन बाद 9 तरीक वाले दिन 12वें महीने 9 तरीक का दिन सी, रात में 11:30 बजे मैंने फोन आया कि इस तरह ਤੁਹਾਡੀ बेटी की तबीयत बहुत ख़राब है, तो तुम फ़ौरन पहुँचो। नहीं, उससे पहले ये जो कॉल जो आपकी बेटी की आई है? हाँ, बेटी की मिस कॉल आई थी। मेरी बड़ी बेटी ने बात सुनी है। उसने यही कहा कि मेरी पापा से बात करा दो, मेरी पापा से बात करा दो, और कोई बात नहीं की उसने। अच्छा। उसके बाद शाम को फिर आया सी, उत्ते बैठक से बैठे महबूब वाल उमरा करके आया सी। ये भी मेरे कोल सी, तरीक से मेरे कोल सी, मैंने मिलने वास्ते कोई चीज़ा वगैरह देने से बैठ के बैठे उधर भाई वाल। अच्छा। वो कहने कि मेरे को जितना मेरे को सेट पहुँचा ना, उसने कॉल बंद हो चुकी, मेरी गल फिर नहीं हुई। तो आपने बैक कॉल की? बैक कॉल की थी, उनका नंबर बंद जा रहा नंबर बंद जा रहा नंबर था। बंद जा रहा था। अच्छा, उसके बाद उन्होंने कहा जी कि आपकी बेटी की तबीयत उसने बाद रात में 11:30 पौने 12 में फिर फोन आया। उन्हें कहा आपकी बेटी की तबीयत बहुत ख़राब है, तुम आन के ते ना ਇਹਦਾ पता करो। मैं कही इन्हों के दिखाओ, डॉक्टर ਨੂੰ दिखाओ, या हस्पताल ਲੈ जाओ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹਸਪਤਾਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਰਸ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਫੇਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਾਰਸ ਮੈਂ ਧੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਰਸ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਵਗੈਰਾ ਆਏਗਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਆਣ ਕੇ ਆਪ ਕਰ ਲਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ये तो ਜਾਓ। अब उनकी ਉਹਨੇ रिस्पॉन्सिबिलिटी ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੱਚੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਭਤੀਜੇ ਭਾਂਜੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਫੋਨ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ। नहीं, तो उन्होंने खुद करते हैं, उन्होंने खुद नहीं ये बात बताई कि मतलब कैसे हो गई फोन? ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਉੱਥੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਫੌਤ ਕੀ ਹੋਈ ਆ। ਫੌਤ ਕੀ ਹੋਈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਹੱਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਫੌਤ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਇੱਥੇ ਟੁਰੇ ਹਾਂ, 12:30 ਵਜੇ ਸਵੇਰ ਦਾਣਾ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਰੋਂਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਵੀ ਰੋਂਦੀ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਰੀ ਗਲੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਰਾ ਮਹੱਲਾ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮਹਿਬੂਬ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਰਾਤੀ ਇੱਥੇ ਫੌਤ ਕੀ ਹੋਈ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਗਲੀ 'ਚ ਫੌਤ ਕੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ 15-20 ਘਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਏ ਉੱਥੋਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਦਮੀ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਬੇਟਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹ ਮਹਿਬੂਬ ਆਲਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਇੱਥੇ ਰਾਤ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬਹੁ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆਈ। ਜਿਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਗਏ ਹਾਂ ਬੱਚੀ ਵੇਖੀਏ ਕੀ ਹੋਇਆ ਬੱਚੀ ਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਫੈਸਲਾ ਵੱਲੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਟੈਕ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗਲਾ ਗੁਲਾ ਵੇਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ 15 ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਮੌਕਾ ਵਿਖਾਇਆ। ਛੱਤ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਪਮੈਸ਼ ਕੀਤੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ। 57 ਇੰਚ ਲੰਬਾਈ ਹੈ ਛੱਤ ਦੀ, ਉੱਤੇ ਪੱਖਾ ਵੀ ਲੱਗਾ, ਥੱਲੇ ਬੈੱਡ ਪਿਆ। ਬੱਚੀ ਦਾ ਕੱਦ ਸੀਗਾ 4 ਫੁੱਟ 4 ਇੰਚ। ਤੇ ਬੱਚੀ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਖਲੋ ਸਕਦੀ। ਅਗਰ ਜੇ ਉਹਨੇ ਰੱਸਾ ਵੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂ ਦੁਪੱਟਾ ਵੀ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਫੁੱਟ ਨੀਵਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉੱਥੇ ਪੰਛੀ ਗੋਡੇ ਤੇ ਬੱਚੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਬੈੱਡ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਰੰਗ ਇਹੋ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ
ਅਟੈਕ ਆਇਆ, ਕਦੀ ਇਹੋ ਕਹਿਣ ਦੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੇ ਆਪੇ ਫਾਂਸੀ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਆਪੇ ਫਾਂਸੀ ਲਈ, वजह की नहीं क्यों ले? वो तो फिर ये है ना कि अगर फॉर एग्जांपल मान भी लें जी कि वो तो जी। खुदकुशी के लिए उसने अपने आप को दुपट्टा डाल के किया, जी, तो वो तो पूरे गले के ऊपर वो होना पूरे चाहिए था गले ना के निशान। ऊपर निशान होना चाहिए तो ऐसा कोई निशान नहीं, नहीं? ऐसा कोई नहीं। एक साइड ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀ। ठीक। ਬੱਚੇ ਮੇਰੀਆਂ ਦਾ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਵੀ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। हम्म, ਮਹਿੰਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹਿੰਦੀ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤਾਜ਼ੀ ਲਾਈ, ਜਿਵੇਂ ਕਰੰਟ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂ ਉਂਗਲਾਂ ਮਰੋੜ ਕੇ। ਦੋਵੇਂ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। हम्म, ਅਗਰ ਫਾਂਸੀ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਜੀ, ਖੂਨ ਸਾਰਾ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰਦਾ। हम्म, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੀ ਦਾ ਗਲਾ ਦਬਾਇਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਸੱਜੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਰੁਕ ਗਈ ਅਤੇ ਸੱਜੀ ਸਾਈਡ ਹੀ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਸੁਰਖ ਸੀਗੀ। अच्छा। ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੂਲੇ ਤੱਕ ਸੱਜੀ ਸਾਈਡ ਹੀ ਸਾਰੀ ਲਾਲ ਸੀ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਖੂਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਵਾ, हम्म, ਤੇ ਇਹਨੇ ਫਾਂਸੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਹੈਗੀ। अच्छा। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਪੋਰਟ ਆਏਗੀ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। अच्छा, उसके बाद फिर ये पोस्टमार्टम के लिए लेके गए? ਹਾਂਜੀ, ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕੇ ਲਈ ਲੈ ਗਏ। फिर? ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕੀਤਾ। ठीक है। ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਬੇਟੀ ਦੀਆਂ, हम्म, ਸਾਰੇ ਜਿਸਮ ਦੀਆਂ। हम्म, ਉਹ ਲੈ ਗਏ। ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹਲੇ ਮਿਲੀ। ਇਹ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। सही। और उसमें फिर अगले दिन आपको बॉडी दी? ਨਹੀਂ, ਹਾਂਜੀ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਜੀ। 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਬਾਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ 7 ਵਜੇ। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि उसके बाद जो तफ्तीश हुई है उसमें उन्होंने कोई गिरफ्तारियां अमल में आई? ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਬੰਦੇ ਉਸ ਟਾइम ਕੀਤੇ, ਲੈ ਗਏ ਸੀ ਨਾਲ ਜਿਸਲੇ ਫੌਤ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਫੜੋ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਫੜੋ, ਇਹਨੂੰ ਫੜੋ। ਉਹ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ, ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਕੀ ਵੇਖੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਟਰੋਜ਼ਰ ਕੇ ਕੀ ਲੱਭਣ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਬਾਜੀ ਪੱਖੇ ਨਾਲ ਲਟਕੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਦੇਵਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ। ਤੇ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ, ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਣ ਕੇ ਉਤਾਰ ਲਏ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੋਵੇਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਲਏ। ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਖਾਮਦ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਆਇਆ 10:30 ਵਜੇ, ਮੇਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਰਲਦੇ ਹੈਗੇ। ਝੂਠ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਤਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਸਾਈਡ ਦੇ ਕਿਤੇ, ਫਿਰ ਬਲਕੀਸ ਬੀਬੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਨੰਦ ਜਿਹੜੀ ਸਾਇਰਾ। ਸਾਇਰਾ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰੋ। 2 ਦਿਨ ਰੱਖੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜਕੇ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਗ ਕਰਤਾ ਸਾਡੇ ਪੁੱਛੇ ਦੱਸੇ ਬਗੈਰ। ਮੁੜ ਕੇ ਹੁਣ 5 ਜਿਹੜੇ 3 ਮੁੰਡੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਐਸਪੀ ਕੋ ਸਾਡੀ ਪੇਸ਼ੀ ਕਰਾਈ ਸੀਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਹੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ, ਐਸਪੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਰਡਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਗ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਦੋਂ ਰਿਪੋर्ट ਆएगी तो फिर इन्होंने गिरफ्तार करांगे। ठीक है। उस तो बाद साडा राबता ही कोई नहीं उन्होंने। नहीं, उसके बाद फिर आपकी तफ्तीशी से कोई बात हुई? तफ्तीशी से उन्होंने ये होई सी कि उन्होंने कहा कि ਸਾਨੂੰ ਐਸਪੀ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈ ਕਿ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿਓ। वो तो गिरफ्तारी 24 घंटे में आपको अदालत में ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ पेश करना ਜਾਣ ਦਿਓ, ਜਦੋਂ ਰਿਪੋर्ट ਆ ਜਾਏਗੀ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ठीक है। और रिपोर्ट के बारे में उन्होंने क्या कहा कि कब ਰਿਪੋर्ਟ तक ਨੇ आएगी? ਕਹੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਆ, 3 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਆ, 2.5 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਰਿਪੋर्ट ਦੇ। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि जो पुलिस ने अब तक जितनी भी कार्रवाई की है या जी। जितनी भी तफ्तीश की है, इन्वेस्टिगेशन की है, जी, उससे आप मुतमईन हैं? जी जो पहले आपका तो तफ्तीशी जो है वो ठीक कर रहा हाँ था? जी बिल्कुल, पहले तो ठीक ही कर रहा था, सारा काम ठीक कर रहा है, सारा कुछ जो करवा रहे आप ही। इतने आन के मैं उस दिन कहा ਸੀ, मैं कहा सारे ये निशान अंगूठे ਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਇਹ ਨਾ ਗਲਾ ਦਬਾ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਗਲਾ ਦਬਾ ਕੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਫਾਂਸੀ ਲੈ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਗਰਦਨ ਹੋ ਜਾਏ ਫਿਰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਬਾਕੀ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਦੂਸਰੀ ਆਏਗੀ, ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ। ये बताएं कि आपकी बेटी, थोड़ा सा ऊपर करें माइक को। अच्छा, आपकी बेटी जब आई थी 15 दिन पहले घर आई थी यहाँ पे शादी के लिए, तो उस वक्त उसने आपको कुछ नहीं बताया या उससे पहले अपने वाले साहब को तो वो कुछ नहीं बताती थी? ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ, ਫੁੱਫੋ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੀ, ਲੜਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਆਵਾਂਗੀ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂਗੀ। ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਅੱਬੂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਅੰਮੀ ਨੇ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ, ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਘਰ ਆ। ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਪੁੱਤ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਫੁੱਫੋ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨੇ, ਫਿਰ ਜਿੱਦਣ ਇੱਧਰ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀ
ਉਦੋਂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਪਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ। नहीं तो आप ये बताएं कि उस दरमियान वो जो शादी पे आई हैं उससे पहले कोई तशद्दुद वगैरह भी करते थे या बस बातों की हद तक ਦੱਸਦੀ लड़ते ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉੱਦਾਂ ਨਾ ਮਸੋਸੀ ਰਹੀ ਆ ਵਿਆਹ 'ਚ, ਦੱਸਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਸੀ ਤੇ ਮਹਿੰਦੀ ਹੋਣ ਡਈ ਸੀ ਬਾਹਰ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲਿਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦੇ, ਜੇ ਉਹ ਇੱਧਰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਦੇ। सही ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਦਾਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲੜਨ ਡੇ ਸੀ ਅੰਦਰ, ਜ਼ਨੈਰਾ ਨਾਲ ਲੜਨ ਡੇ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ 9 ਤਰੀਕ ਕੱਲ ਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ नहीं ਦੇ मुझे ये बताएं, यहाँ पे मैं बात काट रहा हूँ कि जब वो आई है शादी पे आपने फिर पूछा नहीं कि पहले तो वो आने नहीं दे रही थी, फिर उसने कैसे आने दिया ਨਹੀਂ तुम्हें? ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰਾਜੀਨਾਮੇ ਨਾਲ ਭੇਜਿਆ। ਇਹਦੇ ਜੇਠ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ। ਮੰਮੀ ਜੀ ਆ ਕੇ ਮੰਮੀ ਦੀ ਮੰਮੀ ਦੇ ਪੈਰ ਫੜ ਲਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪੈਰ ਫੜੀਏ, ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਦੱਸੋ, ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪੈਰ ਫੜੀਏ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਧੀ ਦਿੱਤੀ ਉੱਤੋਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗੇ, ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਦੱਸੋ, ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਦੱਸੋ ਸਾਡਾ, ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਦੱਸੋ। ਨਹੀਂ ਮਾਮੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਉਹ ਵੱਡੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੱਡੀ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀ, ਚੱਲ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੀ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਾ, ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾ। ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਫੜਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਜੇਠ ਨੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਮਾਮੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਰਾਇਆ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਉਂਗੇ, ਤਬੀਅਤ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੀ, ਆਪੇ ਆ ਜਾਣਗੇ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ। 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਫੇਰ ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਲੜਨ ਲੱਗ ਪਈ, ਫੇਰ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪੇ ਹੀ ਆ ਗਏ ਦੋਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਹੱਸਦੀ ਖੇਲਦੀ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਸੋਸੀ ਸੀ। ਅੰਮੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਅੰਮੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪਾਰਲਰ 'ਚ ਜਾਣਾ ਜੇ ਆ ਬੂਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਚੱਲ ਜਾ, ਮੈਂ ਆਪੇ ਦੇ ਦਾਂਗੀ ਪੈਸੇ। ਬੱਚੀ ਦੇ ਸਾਰੇ 4 ਲੜ ਮੈਂ ਆਪ ਕੀਤੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੇ। ਜਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈਗੀ। ਜਾਣ ਲੱਗੀ 1000 ਰੁਪਇਆ ਮੰਗਿਆ। 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਈ, 22 ਨੂੰ ਆਈ ਆ, 23 ਦੀ ਮਹਿੰਦੀ, 24 ਦੀ ਬਰਾਤ, 26 ਦਾ ਵਲੀਮਾ, 27 ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਚਲ ਗਈ। 26 ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਬੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ 1000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਾਇਆ ਲਿਆ ਦਿਓ ਬੱਚੀ ਨੂੰ। ਬੱਚੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ 1000 ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਅੰਮੀ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਜੀ ਪੈਸਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੁੜੀ ਪੁੱਤ ਦੱਸਦੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਵਾ ਨਹੀਂ ਫੋਨ ਵੀ ਕਰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਸੱਸ ਸਿਰ ਤੇ ਖਲੋਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਡਰਦੀ ਦੱਸਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੱਚੀ। ਜੇ ਦੱਸਦੀ ਸੀ ਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਮਾਰਦੇ ਕੁੱਟਦੇ ਵੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੀ? ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਸੀੜੀਆਂ ਤੋਂ ਡਿੱਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਸੀੜੀਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਆ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੁਕੋ ਰੱਖਣ ਡਈ ਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਅੰਮੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬੱਚੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱਤ 9 ਵਜੇ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠੀ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਬੂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਤੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਦਵਾਈ ਲੈਣ। ਤੇ ਬੱਚੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੱਡੀ ਕਹਿੰਦੀ ਅੰਮੀ ਜੀ ਜ਼ਨੈਰਾਂ ਦੀ ਮਿਸ ਕਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤ ਅੱਜ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰੀ ਤੇ ਤੇਰੇ ਪਾਪਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਕੀ ਗੱਲ। ਮੰਦਰੋਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਡਏ, ਕਹਿੰਦੀ ਆਪੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਪਾਪਾ ਜੀ 3 ਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜ਼ਨੈਰਾ ਪਿੱਛੇ ਲੜਾਈ ਹੋਣ ਡਈ, ਕੀ ਗੱਲ ਆ ਤੂੰ ਦੱਸਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕੋਈ ਲੜਨ ਡਿਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਆਪੇ ਸੈਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕੱਲ, ਭਾਈ ਤੇ ਪੁੱਪੋ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਨਨਾਣ ਨੂੰ ਹੱਸਦੀ ਵਸਦੀ ਨੂੰ ਲੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ 1 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਨਾ ਦੂਏ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਆ ਵਾਕਿਆ ਹੋਣ ਡਿਆ। ਮਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 9 ਤਰੀਕ ਕੱਲ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਲਾਕ ਦਿੱਤੀ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜ਼ਨੈਰਾ ਕੀ ਗੱਲ ਆ ਬਾਊ ਤੂੰ ਦੱਸਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਦੱਸ, ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਦੱਸ। ਨਹੀਂ ਆਪੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਬੇਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ, ਕਹਿੰਦੀ ਆਪੇ 1 ਮਿੰਟ ਹੋਲਡ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਬੱਚੀ ਇੱਦਾਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬੱਚੀ ਨੇ ਨਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਆਪੀ ਜੀ ਫੁੱਫੋ ਆ ਗਈ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਬੰਦ ਕਰ ਲਏ। ਮੁੜ ਕੇ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਵੀ ਧੋਖੇ 'ਚ ਰਹੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਚੱਲ ਫੋਨ ਕਰੇ ਲੈਂਦੀ। 11 ਵਜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੰਮਾਂ ਬਦਲ ਲਈਆਂ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਦੀਆਂ। ਉੱਧਰ ਹੀ ਫੋਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਆਪਣੀ ਸਿਮ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸਮਾਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀ, ਇਹਦੀ ਸੱਸ ਨੇ ਵੀ ਸਿਮ ਬਦਲ ਲਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ 11:30 ਵਜੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਬਿਮਾਰ ਦਾ, ਇਹ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਵਾ, ਉਹਨੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਨਾਸ ਫਟ ਗਈ ਉਹਦੀ। जितनी जल्दी ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ ਤੁਸੀਂ। ठीक है, वो कौन सा जो सलामियों वगैरह का होता है या इसके अलावा आपने दिए थे?
ਸਲਾਮੀਆਂ ਦਾ। शादी के बाद की बात कह रही हैं? ਹਾਂਜੀ अच्छा ठीक है। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ 5000। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਈ ਇਹਦੇ ਗੋਡਾ ਫੜਾਈ ਇਹਦੇ ਦੇਣ ਨੇ ਕਾਨਾ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਲਾਗ ਵਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। 10000 ਹੀ ਸੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਚਲੋ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਈ ਦੇ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹਦਾ ਦਿਲ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਚਲੋ ਦਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੇ ਨਾ 5000 ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੋੜਤਾ। 121 ਕਿਲੋ ਬਿੱਦਦੀ ਹੋਈ ਗੱਲ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਧੀ ਵਸੇ ਆਪਣੇ ਘਰ। 5 ਕਿਲੋ ਬਿੱਦ ਲਿਆਈ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੀਤੀ, ਨੋਕ ਟੋਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੱਸਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਹੱਸਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਜੇਠ ਪੈਸਾ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਕੋਲੋਂ ਖੋਲਾ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਦੱਸਿਆ, ਅੱਬੂ ਜੀ ਬਾਈ ਸ਼ਬਾਜ ਮੈਨੂੰ 500 ਦੇ ਗਿਆ, आवास दे के गया, वो भी फुफ्फो ने मेरे को खोले जी, शान ने तो फुफ्फो ने। आप यहाँ पे फैसलाबाद में बैठे हैं, वो वहाँ पे गुजरांवाला में बैठे हैं जी। थाना गुजरांवाला में है जी। वो डेली बेसिस पे भी तफ्तीशी से बात कर सकते हैं, मिल सकते हैं उससे। हाँ जी और आप यहाँ पे बैठे हुए हैं जी, वो डेली मिल सकते हैं। अगर वो छड्डे ने किसी बना दे छड्डे या हाँ पूरी जमानत छड्डे या कुछ ले दे के छड्डे, हुण सानू एक दिन ना पता। नहीं, वो तो उन्होंने गिरफ्तारी डाली नहीं होगी ना। गिरफ्तारी डाली होगी तो वो बुरी जमानत पे छोड़ते ना, अदरवाइज गिरफ्तारी डाली नहीं कबलत गिरफ्तारी जमानत लग जानी। उन्होंने पूछा जिक्र नहीं, किसी ने हथ ला के नहीं पूछा, उन्होंने ना रिमांड लिया, कोई चीज़ नहीं पूछी उन्होंने। ठीक है। वो जिस तरह मेहमान नहीं आए होंगे, इस तरह मेहमान ना तो आप पीछे से कॉल करते हैं तफ्तीशी को या नहीं करते? उससे पूछते हैं कि भाई क्या नहीं, प्रोग्रेस? उन्होंने कॉल मैं की थी 1-2 दफ़ा। उन्हें कहा जो रिपोर्ट है कि मैं तुहानू खुद ही इतला कर देंगे। ठीक 2-3 दफ़ा उन्हें बुलाया, उन्हें खुद कॉल की कि तुम ना सुबह पहुँचना। ਅਸੀਂ ਗਏ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਐਸਪੀ ਕੋ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। अच्छा ਇੱਕ ਦਫਾ ਸਾਡਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਚੱਕਰ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ठीक है, ਜਾਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਸਮਾਨ ਚੁਕਵਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ। सही। अच्छा, उस गली में कोई सीसीटीवी कैमरे वगैरह लगे हैं? नहीं, उस गली में कोई कोई सीसीटीवी कैमरे नहीं कोई लगे हुए? कैमरे नहीं लगे। अच्छा, और इसके अलावा घर के फरीक वही हैं जो आप बता रहे हैं? हाँ जी, घर के फिर 2 लड़के अलहदा रहते हैं। वो अपना 2 भी शादीशुदा होते लड़के, 2 वो अलहदा रहते हैं। ठीक है। और उनके घर के दाएं बाएं जो लोग हैं, जो उनके नेबर्स वगैरह हैं, जी। उन्होंने कभी कोई लड़ाई झगड़ों की आवाज़ें नहीं, सुनी? किसी ने नहीं, आवाज़ें नहीं सुनी? आवाज़ें नहीं सुनी। मतलब आमतौर पे होता है ना घर में कोई लड़ाई नहीं, झगड़ा हो किसी तो की आवाज़- आवाज़ नहीं सुनी उन्होंने। जिस दिन बच्ची का जिन्ना सारा मुहल्ला ही साढ़े नाल गया बच्ची ਨੂੰ ਵੇਖਣ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਘਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਗਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਲੜਕਾ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਸੀ ਤੇ ਰੋਣ ਦੀ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਘਰ ਕੋਈ ਔਰਤ ਬਿਮਾਰ ਆ। ਬਈ ਉਹ ਸੀ ਜਿੱਦਣ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕਣ ਗਏ ਆ ਨਾ, ਸਾਂਭਣ ਲਈ ਔਰਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਸਮਾਨ ਹੀ ਲੱਦ ਲਿਆ ਸੀ। ठीक है। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੀਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਬੁਲਾਉਣ ਡਈ ਆ। ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਭਣੇਵੀਂ ਇਹ ਥਾਣੇ 'ਚ ਸੀ। अच्छा ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬਾਜੀ, ਅਸੀਂ ਨਾਸ਼ਤਾ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸੀ, ਆਦਤ ਦੀ ਵੀ ਅੱਛੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਮਹਿਫਲ ਤੇ ਆਈ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿੱਦਣ ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਬੱਚੀ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਘਰ ਗਈ ਆ, ਬੱਚੀ ਕੱਪੜੇ ਇਸਤਰੀ ਕਰਨ ਡਈ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਦੇ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਨਾ ਕੋਕ ਦਵਾਈ ਪਈ ਬਾਜੀ, ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ। ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਨਾ ਗਲੀ 'ਚ ਜਾਣ ਡਿਆ ਸੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਪੈਦਲ। ठीक है। ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੁੱਛੇ ਇੱਥੇ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਕੀ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਔਰਤ ਬਿਮਾਰ ਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਦੋਨੇ ਘਰ ਇਸ ਰਲ ਕੇ ਗਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਗਏ ਜ਼ਨੈਰਨ ਦੀ ਸੱਸ ਰੋਣ ਡਈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦੀ ਘਰ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਨਾਦਰਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਸੀ, ਜੇਠ ਉਹਦਾ ਬੈਠਕ 'ਚ ਲੁਕਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜ਼ਨੈਰਨ, ਕਹਿੰਦੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਤੇ ਬਲੱਡ ਦੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਨਾਸ ਫਟ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਥੋੜੀ ਕਿ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਨਾ ਕੋਕ ਦਵਾਈ ਪਾਤੀ। ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਨੈਰਾ ਮਰ ਗਈ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਨੈਰਾ ਮਰ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਚਲੋ ਜੋ ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ, ਮੰਜਾ ਸਿੱਧਾ ਪੱਧਰਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਚਾਦਰ ਵਿਛਾਈ ਆ, ਗੱਦਾ ਸਿੱਟਿਆ ਵਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਜ਼ਨੈਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ ਕੰਬਲ 'ਚ ਲਪੇਟੇ ਹੀ ਅੰਦਰ ਪਾਏ ਆ। ठीक है। ठीक ਤੇ है। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ 11 ਬਾਈ ਹੁਣ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਤੇ 11 ਬਾਈ ਹਲੇ ਤੱਕ ਆਈ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਥੋੜੀ ਕੁ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜੇਠ ਨੇ ਨਾ ਕੰਬਲ 'ਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਨਾ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਾਤੀ ਉਹਨੇ, ਠੀਕ ਬੈਠਕ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ। ठीक है। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਿਆ ਏਡਾ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ 2 ਜਣੀਆਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਕਿ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੀ ठीक है। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ। ठीक है नाजरीन, ये सूरत हाल है। पूरी बात आपको बताई गई है बशीर साहब की जानिब से भी, और बच्ची जो मकतूला है उसकी वालदा की जानिब से भी सारी कहानी बताई गई आपको। और ये FIR काटी गई, इसके तनाजुर में आगे क्या कुछ होने वाला है वो भी
मैं इनसे गुजारिश कर चुका हूँ कि इसमें चश्मदीद गवाह इस FIR में मौजूद नहीं है, लेकिन इनकी जो सारी जो इन्हिसार है जिस चीज़ का, वो फोरेंसिक साइंस की रिपोर्ट पे है। अब देखने की बात जो ये है कि आज के प्रोग्राम में आप देखते क्या हैं कि हम बेटियों को ब्याह देते हैं। अव्वल तो हम ये देखते हैं कि जी लड़का अच्छा हो और लड़के की बुनियाद पे ही हम देख के लड़की की शादी कर देते हैं। हालांकि होना ये चाहिए कि आपको पूरा ख़ानदान देखना चाहिए, आपको उसकी पूरी फैमिली का तनाजुर करना चाहिए, देखना चाहिए कि आया आपके मुशाहिदे में उनकी फ़ैमिली कैसी है। क्योंकि हमारे यहाँ माशरती एक ऐसा आप कह लीजिए कि खन्नास है कि जिसमें ख़राबियाँ हैं, कि जिसमें हमारे घरों में इस तरह की लड़ाइयाँ होती ही हैं। और ये सब कुछ सोचते हुए समझते हुए हमें पूरी फैमिली को देखना होता है कि फ़ैमिली किस तरह की है। क्योंकि सिर्फ़ आप लड़के या लड़की पे डिपेंडेंट है कि या तो उन्होंने अलग रहना हो, कहीं अपने माँ बाप से अलग रहना हो, तो फिर समझ में आती है बात। लेकिन अगर आप उन्होंने फैमिली के बीच में जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहना है तो फिर पूरे फैमिली के साथ ही आपका रिश्ता जुड़ जाता है। अब हम बेटियों को ब्याह देते हैं, ब्याहने के बाद हमने बचपन से लेके बड़े होने तक उनके जहन में एक बात डाल दी होती है, पेवस्त हो चुकी होती है उनके जहनों में ये बातें कि हमने यहाँ से जाना है और उसके बाद हमने सिर्फ हमारा जनाजा उठेगा यहाँ पे। और ये बात हम अपनी बच्चियों को दिमाग में डाल देते हैं। ये हमारे ईमान की कमज़ोरी की निशानी है कि हमें ये लगता है कि बच्ची वापस आ गई तो उसका जो रिज़्क है वो हमारे खाते में पड़ जाएगा। और आमतौर पे बेटियां यही सोच के वापस नहीं आती, यही सोच के अपनी ज़बान नहीं खोलती, यही सोच के दबाव बर्दाश्त करती हैं, तशद्दुद बर्दाश्त करती हैं। एंड पे जाके इस तरह से मुबैना तौर पे जिस तरह से वो बता रहे हैं और वो कत्ल हो जाती हैं। और उसका नतीजा क्या होता है कि ये आज का सिलसिला नहीं है, इस तरह के हमने सैकड़ों प्रोग्राम किए हैं जिनमें हमारे बताने का मकसद ये होता है कि जो बेटियों वाले हैं वो ये बात जहन में रखा कीजिए कि हो सकता है आपके घर का रिज़्क जो है वो आपकी बेटी की वजह से ही आ रहा हो। और जब आप शादी के लिए ब्याह देते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आपने अपनी जान छुड़ा ली और वहाँ पे जाके आप उसको उसके जहन में बचपन से बड़े होने तक उसके जहन में ये बात डाल के रखें कि भाई कंप्रोमाइज़ करके रहना है और हर हाल में आप पे तशद्दुद भी हो तो भी आपने कंप्रोमाइज़ करना है। ऐसा ना तो शरीयत में लिखा हुआ है कि आप तशद्दुद बर्दाश्त करते जाएं और तशद्दुद के ज़ुमरे में सिर्फ इस वजह से आप वापस ना आएँ कि आपके माँ बाप जो हैं उनको ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होगी। और माँ बाप को ये चाहिए कि जब आप बेटियां दे देते हैं तो फिर उनकी पैरवी भी किया करें। आपने जब इतनी बड़ी कर ली है तो उसके बाद अगर वो वापस भी आ जाएगी, जब आप पे तशद्दुद हो रहा है तो ही वो वापस आएगी ना। आमतौर पे छोटे मोटे लड़ाई झगड़ों से तो कोई भी वापस नहीं आता, लेकिन जब इस नौयत का तशद्दुद हो रहा हो कि आपको जान का ख़तरा पड़ जाए तो फिर डेफिनेटली आपको अपनी बेटियों को वापस लेके आ जाना चाहिए। खुदा ने बहुत कुछ सोच रखा होता है इंसानों के लिए जो हम आम तौर पे इंसान अपने लिए नहीं सोच पाते। हम सोचते हैं अपनी अक्ल के मुताबिक, लेकिन ऐसा होता नहीं है कि जो हम सोच रहे हैं वही बेहतर हो। इसलिए अगर ये बेटी इनकी अपने माँ बाप को सच बता देती कि भाई मुझ पे ये जुल्म हो रहा है, मैं तशद्दुद बर्दाश्त कर रही हूँ, तो यकीनी तौर पे ये उसको वापस ले आते। अब सवाल ये है कि उसने क्यों अपनी ज़ुबान नहीं खोली। वो इसी वजह से नहीं खोली कि बचपन से बड़े होने तक उसने एक चीज़ देखी थी कि मेरे माँ बाप तो वापस में आऊँगी तो ये चीज़ तो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे कि बेटी अपना हंसता बसता घर छोड़ के वापस आ गई है। ये तमाम तर चीज़ें हमारी माशरती ख़राबियों का बायस बनती हैं, जिसकी वजह से कुछ नहीं जाता किसी का, किसी ख़ानदान का कुछ नहीं जाता। लोग यहाँ पे पैदा होते हैं, उसके बाद मर जाते हैं, ऐसे ही सबने आना है, ऐसे ही चले जाना है। लेकिन सवाल ये है कि बेटियाँ ही क्यों झीलें ये सब कुछ। और एक ऐसा केस हमारे सामने है इस वक्त जिसमें चश्मदीद गवाह तक मौजूद नहीं है, यानी कि उसके मरने के बाद अगले दिन जाके ये वहाँ पे पहुँचते हैं और देखते हैं कि इनकी बेटी के साथ क्या हुआ, और वही कुछ जो उन्होंने बता दिया उसी को तस्लीम करना पड़ा। अब ये तो फोरेंसिक साइंस की रिपोर्ट आएगी, उसमें फिर देखेंगे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ये यहाँ पे कोई बहुत खाते पीते और फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग तो है नहीं कि जैसा कि आप देख रहे हैं इस घर की हालत। तो ये कैसे जाएंगे गुजरांवाला में, कैसे इस केस की पैरवी करेंगे, किस तरह से ये वकील करेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हम कोशिश करेंगे कि तफ्तीशी से बात करें और उससे भी जानने की कोशिश करें कि इस तफ्तीश में आपने जो बंदे पकड़े थे वो छोड़ क्यों दिए आपने, और क्या गिरफ़्तारी अमल में लाई थी तो उसको गिरफ़्तारी को रोज़नामचे में भी लिखा था या नहीं लिखा था, और अगर नहीं लिखा था तो फिर आपने सिर्फ मेहमानदारी के तौर पर उनको थाने में लेके आना था तो फिर वो भी ना लेके आते। अब सब कुछ जो है वो डिपेंडेंट है, उसका इन्हिसार जो है फोरेंसिक साइंस की लेबॉर्ट्री की रिपोर्ट पे है। इस वजह से जो इनके बताए हुए मुल्ज़िमान हैं, जो इसमें 4, 5, 6 मुल्ज़िमान जो इन्होंने नामज़द कर रखे हैं, वो अपने घरों में मौजूद हैं, वो उसी तरह से कामकाज कर रहे हैं और इनका घर जो है वो एक क़यामत का मंज़र है।
क्योंकि इनकी बेटी तो गई इनके हाथ से, इन्होंने तो भेजी थी कि वो सारी ज़िंदगी वहाँ पे ब्याही रहेगी और खुश रहेगी, इसलिए नहीं भेजी थी कि वहाँ पे जाके कत्ल हो जाएगी। हम कोशिश करेंगे तफ्तीशी से बात करें और उससे जानने की कोशिश करें कि अब तक आपने जो तफ्तीश की है वो क्या की है और उसका एंड रिज़ल्ट आपने अभी तक क्या निकाला है। नाजरीन, जैसा कि इस केस के बारे में हमने तफसील जान ली है, हमारे साथ मैडम शाज़िया हुसैन हैं, ये सोशल वर्कर हैं और इन्हीं की बदौलत आज हमें इस फैमिली का पता चला और इनके ऊपर जो जुल्म हुआ है उसका पता चला है। हम मैडम शाज़िया से भी बात करते हैं, उन्होंने इस केस को भी देखा है और इनकी वो आप दादरसी के लिए भी यहाँ पे मौजूद हैं और इनसे भी जानते हैं कि इन्होंने हक़ाइक़ में कुछ ख़ास बात देखी है तो वो हमसे शेयर करें। मैडम शाज़िया, क्या सूरत हाल थी ओवरऑल आपने जो इस केस को देखा है, और ये इन लोगों के बारे को इनको भी आप जानती हैं अच्छी तरह कि ये किस तरह के लोग हैं और इज़्ज़तदार हैं, इन्होंने बेटी अपनी भेजी और वो कत्ल हो गई? जी बिल्कुल। पहले तो मैं सिटी 41 का बेहद शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप टाइम निकाल के इन गरीब फैमिली के लिए आप आए, बड़ी ऑनर्स की बात है और आपके चैनल से इनको इंसाफ भी इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है इंसाफ भी मिलेगा इंशाल्लाह। ये बड़े ही मेरी यूसी के ये लोग हैं और ये इतने गरीब लोग हैं सर, इन्होंने बड़ी मुश्किल से पहले अपनी बच्ची ब्याही। ऐसे गरीब घराने पहले तो ये सोचते हैं कि हम अपनी बच्ची की शादी कैसे करें, और जब वो अपनी बच्ची की शादी कर देते हैं तो जब उनकी बच्चियों के साथ ये जुल्म होता है फिर वो ये सोचते हैं कि अब हम इंसाफ कहाँ से लें। सर इस वक्त ये बेचारे इतने गरीब हैं कि ये किराया लगा के गुजरांवाला नहीं जा सकते। तफ्तीशी इनको हर दूसरे तीसरे दिन बुला तो लेता है लेकिन इनके गोद में कुछ नहीं डाल के देता, इनके पल्ले नहीं डाल के देता। ये कह देता कि आप चले जाएं, जैसे ही कोई मेडिकल रिपोर्ट आएगी तो हम इंसाफ करेंगे। सर एक बंदे की मैयत, बच्ची की मैयत उस घर से उठी है तो इसका मतलब तो यही है कि वो गुनहगार हैं। तो सर मैं तो आपके चैनल से ये कहूँगी जो हमारे जितनी भी पुलिस है उसको इंसाफ देना चाहिए, गरीब लोगों को इंसाफ देना चाहिए जो कि हमारी लोगों को इंसाफ थानों से नहीं मिलता। अच्छा, बज़ाहिर इनकी सारी स्टोरी से एक चीज़ तो हमें बड़ी वाज़ेह तौर पे समझ आती है कि किसी घर में फौतगी वगैरह हो तो वहाँ पे एक कोहराम मच जाता है वक्ती तौर पे उसी वक्त, और इर्द गिर्द के लोगों को पता चल जाता है जी कि जी यहाँ पे फौतगी हुई है। ये कहते हैं कि जी बच्ची के फौत होने के बाद भी लोगों को इर्द गिर्द किसी को पता ही नहीं था कि यहाँ पे किसी को फौतगी हुई है, कोई बंदा रोया हो, किसी ने कोई वावेला मचाया हो कि जी यहाँ पे बच्ची फौत हो गई। जी तो ऐसे क्या लगता है आपको कि वाकई उन्होंने कत्ल ही किया इस तनाजुर में? जी बिल्कुल उन्होंने कत्ल ही किया है। आपको मालूम है जब चोर चोरी करता है तो हमसायों को भी पता नहीं लगने देता। ये कत्ल ही बच्ची हुई है और 100% हुई है सर। इसका जो घर के ससुराल वाले थे, उसके ससुराल वाले थे ना बच्ची के, उन्होंने किसी को उसकी चीख तक तो निकलने नहीं दी, बाहर तक तो शोर मचा ही नहीं है। उन्होंने अच्छे तरीके से उसको कंबल में पैक किया, पैक करके चारपाई पे जब बिछाया तो फिर जब ये लोग गए तो पता चला कि उसकी डेथ हो गई है। हम लोग जिस माशरे में हम लोग सर रह रहे हैं, आप बिल्कुल सच कह रहे हैं, अगर हमारे घर में कोई फौतगी होती है तो वाह वेला मच जाता है, और वो तो मर्डर हुई है ना सर, उन्होंने कैसे वाह वेला मचाना था। ये तो ये लोग गए तो उन्होंने गली में जब शोर किया तो लोग बाहर निकले और उन्होंने इनसे पूछा कि यहाँ आपकी बच्ची ही कत्ल हुई है। इन्होंने वहाँ शोर डाला तो उनको पता चला हमसायों को। अच्छा, अब एंड पे मुझे ये बताएं कि ये जो बेटियों वाले हैं जिनके बारे में मैं अभी बात कर रहा था कि हम बेटियों को दे देते हैं और उनके जहन में हम एक बात डाल देते हैं कि तुमने अब वापस नहीं आना, और उसके जो आपके घरेलू हालात होते हैं, जो मुआशी हालात होते हैं, वो भी बहुत कुछ बच्चियों को सिखा देते हैं कि वापस जाएंगे तो करेंगे क्या, दोबारा शादी, बहुत कुछ उनके जहनों में चल रहा होता है। ऐसी सूरत हाल में वालिदैन को क्या करना चाहिए? क्या उनको इसी तरह बच्चियों को छोड़ देना चाहिए कि वो वहाँ पे दबाव का शिकार रहे हैं, तशद्दुद का शिकार रहे हैं, तो हमें ना बताएं कि भाई माँ बाप परेशान होंगे? क्या इसका हल निकल सकता है? नान साहब, हमारे माशरे में अवेयरनेस की कमी, आप समझते हैं अवेयरनेस, ये लोग आप देख रहे हैं जैसे ये गरीब लोग हैं
ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, तो ऐसे लोग यही सोचते हैं कि हमारी अगर हम बच्चियां ब्याह देती हैं ना तो उनके जनाजे ही वहाँ से निकले। हमारा ये माशरा अब कुछ एजुकेशन की कमी, कुछ हालात इंसान को इस तरह के कर देते हैं कि वो मजबूर हो जाती हैं कि वो अपनी बच्चियां जो हैं ना ससुराल वालों के घर से लेके नहीं आती। बेशक उस बच्ची ने इनको कहा भी होगा कि मैं इधर तंग हूँ, या नहीं भी कहा होगा, उसने जिस तरीके से वो अपने घर में वो पली, या जो उसने अपने वालिदैन के घर में क्राइसिस देखे, तो डेफिनेटली उसने ये सोचा होगा कि मैं मर के यहाँ से जाऊँ, उस तरह ना जाऊँ, अपने वालिदैनों को कोई प्रॉब्लम ना बताऊँ कि मैं इधर किस हालात में हूँ, कि वापस आऊँगी तो बोझ बन जाऊँगी। जी बिल्कुल। अच्छा नाजरीन, यहाँ पे आपने मैडम की बातें भी सुनी हैं। आप यकीन रखिए कि दुनिया में सबसे बड़ी ताकत अल्लाह ताला की है, और आपका ईमान उसके ऊपर इतना कामिल होना चाहिए। अगर आपका ईमान कामिल हो, ना आपको रिस्क की परवाह होगी, ना आपको जान की परवाह होगी। और मैंने तो ज़ाती तौर पे तो आज तक प्रोग्राम करते हुए एक अरसा हो गया हुआ है, वकालत करते भी एक अरसा हो गया, लेकिन एक चीज़ ही देखी है कि जिन लोगों के ईमान कामिल हैं खुदा के ऊपर, उनको रिस्क की कोई टेंशन नहीं होती। और हम रिस्क की वजह से या इसको बोझ समझते हुए हम अपनी बेटियों को बोझ समझ लेते हैं, और उसके बाद हमारी कोशिश ये होती है कि एक बार गई हैं तो बस गई रहें। खुदा ने कुछ फ़ैसले इंसान के लिए कर रखे होते हैं, उसकी किस्मत का फ़ैसला उसने करना होता है। जब हम इंसान अपने हाथों में ये फ़ैसले ले लेते हैं तो ख़राबियाँ तब पैदा होती हैं। इसलिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि अल्लाह पे अपना ईमान इतना पुख्ता करें कि आपकी बेटियां जो हैं वो वाकई खुदा के तहफ़्फ़ुज़ में हों। और ऐसी सूरत में जब आपकी बेटी अगर इस तरह का तशद्दुद बर्दाश्त करने के बाद वापस भी आ जाएगी ना, तो खुदा ने उसके लिए एक बेहतर रास्ता तलाश कर रखा होगा जिसका शायद इंसान को पता भी नहीं होता। और बाकी रह गई बात रिस्क की, तो रिस्क के लिए तो आपको सोचना ही चाहिए। रिस्क तो सिर्फ़ आपको मेहनत करनी है, बाकी रिस्क तो इंसान को ऐसे तलाश करता है जैसे मरने वाले को मौत तलाश करती है। इसलिए आप लोग कैसे ये सोच लेते हैं कि बेटियां घर आ जाएंगी तो वो बोझ बन जाएंगी। सिर्फ़ इर्द गिर्द के लोगों की वजह से, सिर्फ माशरे की वजह से, सिर्फ इर्द गिर्द के लोगों की बातों की वजह से कि इनकी बेटी है वो घर वापस आ गई है। सिर्फ अपनी बेटी को आप जवाब दें हैं कि जिसको आपने पाला, बड़ा किया, उसके बाद आपने हाथों से ब्याह दी है और उसके बाद आप उसके रिस्पॉन्सिबल हैं। आपने ये देखना है कि वो खुश है या नहीं है, लोगों की परवाह नहीं करनी। हमारी तो कोशिश ये है कि इनकी आवाज़ उठे और इनको इंसाफ मिले और इनके जो मुल्ज़िमान हैं वो कैफ़िर किरदार तक पहुँचें। और आने वाले वक्त में हम देखेंगे कि पंजाब पुलिस जो है वो अपनी कारकर्दगी किस तरह से बेहतर अंदाज में सर अंजाम देती है और इनके केस को किस तरह से अच्छे अंदाज में तफ्तीश करके ट्रायल के तौर पे अदालत में भेजती है। और फिर हम अंदाज़ा कर सकेंगे कि असल में इस केस में क्या वो मुल्ज़िमान हैं जिनके इसमें नाम लिखे गए हैं या कुल्ली तौर पे हमारा पूरा मुआशरा मुजरिम है। और फिर हमें अंदाज़ा होगा कि हम बेटियों के ऊपर ब्याह देने के बाद किस तरह से जुल्म होने के लिए छोड़ देते हैं। ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो बतौर मुआशरा हमारे ऊपर हमेशा से था और रहेगा।